अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुल्फीप्लेक्स एंड मैं हूं आपकी टीचर मिस दुआ जुल्फ़िकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स स्पेशली आगा खान बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, but they are very beneficial for Sindh, Punjab, and federal board students. The reason is that we have used the reference book of Punjab, Federal, and Sindh board. These are the paid lectures for my students of grade 9 and 10 which are studying in Aga Khan board, जहाँ पर मैं उनको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई एम अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर फ्री फॉर यू ऑल। मेक श्योर कि आप इससे बेनिफिट लें, और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। फी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। जैसे कि आपने पढ़ा था लास्ट टाइम कि हम लोगों ने एसएलओ स्टार्ट किया था जिसमें हमें सारे सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है। अब तक हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं और न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट माइटोकॉन्ड्रिया, बट बिफोर द लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल है ताकि मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स पिछले टॉपिक भूल तो नहीं गए। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, विच पार्ट ऑफ सेल कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल? न्यूक्लियस। चैट बॉक्स में बताएं न्यूक्लियस। जल्दी जल्दी, ठीक है? सब न्यूक्लियस कह रहे हैं। Okay, so the correct answer is nucleus. Well done. Okay, question number 2. Which cell structure regulates what enters and leaves the cell? First, Pooja is saying B, Umama is saying B, Vindana is saying B, and Iman also saying B. Excellent. The correct answer is B. आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है कि कौन सी चीज सेल के अंदर एंटर होगी और कौन सी चीज नहीं होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन? प्लांट सेल की वो कौन सा ऑर्गेनल है या कौन सा पार्ट है, पूरे इज सेइंग बी, जो स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करता है? ईमान इज सेइंग बी, उमैमा इज सेइंग बी, विंदना इज सेइंग बी। सो द करेक्ट आंसर इज बी, सेल वॉल। वेल डन। अच्छा, द क्वेश्चन नंबर 4 इज द सेल वॉल इन प्लांट सेल इज मेनली मेड अप ऑफ? पूरे इज सेइंग बी, विंदना इज सेइंग बी, उमैमा भी बी कह रही है, एंड ईमान? मिस बी बोल दिया था चैट में। ओके ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी, सेल्यूलोज। वेल डन क्लास। अच्छा, मुझे यहाँ से एक और सवाल भी याद आ रहा है, वो भी बता दो। प्राइमरी सेल वॉल हार्ड होती है सेकेंडरी सेल वॉल? प्राइमरी सेल वॉल हार्ड होती है या सेकेंडरी सेल वॉल? सेकेंडरी सेल वॉल। एंड द रीजन, कौन सा ऐसा केमिकल है जो सेकेंडरी सेल वॉल को हार्ड बनाता है? यहाँ पर फंस गए। अच्छा, पता है? बताओ बताओ, कौन सा केमिकल है, किस चीज की सब्सटेंस, किस चीज की प्रेजेंस की वजह से द सेकेंडरी सेल वॉल इज मोर हार्डर, मोर थिक? हिंट दूं मैं आप लोगों को? यस। हिंट ये कि यस वो मिस। जो केमिकल है उसका नाम एल से स्टार्ट होता है और उसकी वजह से ही सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल हार्ड होती है। लिग्निन। लिग्निन। वेल डन एवरीवन, चैट बॉक्स में एकदम से जवाब आ गए। सो वी हैव द लास्ट क्वेश्चन फॉर द रिवीजन, which structure is present in plant cell but absent in animal cell? ईमान, लिग्निन। वो कौन सा पार्ट है जो प्लांट सेल में होता है बट एनिमल सेल में नहीं होता? हुरिया इज सेइंग सी, विंदना इज सेइंग सेल वॉल सी, ईमान इज सेइंग सी, उमैमा इज सेइंग सी। एक्सीलेंट क्लास, द करेक्ट आंसर इज सी। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सब सवालों के जवाब सही देते हो। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर मेन लेक्चर विच इज अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है सेल का विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको मैं बता दूं, जब भी होते हैं ना कि कुछ टर्म्स को सुन के आपके माइंड में एक डेफिनेशन बनती है, एक वर्ड आता है, तो जब भी आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया का वर्ड आए, आपके जहन में हमेशा आना चाहिए द पावर हाउस ऑफ सेल।
बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। सुना है आप लोगों ने ये सेंटेंस? यस यस यस। अब अगर इंट्रोडक्शन की बात करें हम लोग, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है। चलो मैं आपको यहाँ से एक और सवाल देती हूँ, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, या चलो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस, इन दोनों में से वो कौन सा पार्ट था जिसमें डबल मेम्ब्रेन होती थी? न्यूक्लियस में या न्यूक्लियोलस में? न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस अच्छा, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस। में। अच्छा, विंदन आपको क्या लगता है, न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस? तो बेटा बात पता है क्या है, अभी भी मैं थोड़ा सा खुश हुई थी कि क्लास इतने अच्छे अच्छे आंसर दे रही है। बेटा न्यूक्लियोलस के ऊपर तो कोई मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, न्यूक्लियस के ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसे हमने न्यूक्लियर एनवेलप कहा था। कुछ याद आया? यस मैम। हम्म, याद। याद आ गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी डबल मेम्ब्रेन होती है जस्ट लाइक न्यूक्लियस, और ये होती है हमारे पास एनिमल सेल में भी, ठीक है। और इसको हम कहते मतलब एनिमल सेल में जितने भी, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, ऑलमोस्ट जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स। आपको पता है कि एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स मतलब जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस हो, और प्रोकैरियोटिक जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस ना हो। सो रिमेंबर, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन ऑल एनिमल्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल सेल्स, बट इन यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। अच्छा, दे आर ऑफन कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, अभी अभी डिस्कस किया। इसका रीजन क्या है? बिकॉज दे प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द सेल्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एटीपी क्या है पहले ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मुझे ये बताओ कि हम पेट्रोल को कैसे नापते हैं, कैसे मेयर करते हैं? लीटर में। लीटर में। ये बताओ कि हम आटे को किस चीज में मेयर करते हैं? किलो में। किलो किलो में। में, ठीक है। ये बताओ कि हम शुगर को किस चीज में मेयर करते हैं? केजी में। किलो केजी में, ठीक है। ये बताओ कि हम पैसों को पाकिस्तान में किस करेंसी में बोलते हैं या नापते हैं, जो भी बोल सको आप। रुपीस में। रुपीज में। रुपीस। सऊदी अरब में? रियाल। 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 अच्छा, अमेरिका में? डॉलर्स। डॉलर्स। ऐसे ही हमारी बॉडी में एनर्जी को मेयर करते हैं एटीपी में। किसमें मेयर करते हैं? एटीपी में। अब एटीपी की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वो बनाने की जिम्मेदारी माइटोकॉन्ड्रिया की है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? सेल्युलर रेस्पिरेशन। चलो बताओ कि इन विच प्रोसेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, या बाय विच प्रोसेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड? सेल्युलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। वेल डन वंदना। ओके, नाउ वी लेट्स कम टू द डिस्कवरी। अच्छा, अब जो क्वेश्चंस होंगे आप लोग चैट में आंसर कीजिएगा, ठीक है। फिर जब मैं आपसे एंड में वर्बल क्वेश्चंस पूछूंगी, फिर वो आप सबको माइक पे बताने हैं। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी की। हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया थी वो डिस्कवर्ड हुई थी इन 1857। ये पॉइंट आपकी बुक में नहीं लिखा तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी हुई थी इन 1857 बाय अल्बर्ट वॉन कॉलिकर। ये इन साइंटिस्ट का नाम था अल्बर्ट वॉन कॉलिकर, जिन्होंने पहली दफा माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था इन मसल सेल। हमारी बॉडी में इतने तरह के सेल्स होते हैं, लेकिन जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें मसल सेल्स कहते हैं, और मसल सेल्स में उन्होंने डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया को। और सेकेंडली, नाम किसने दिया माइटोकॉन्ड्रिया को? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल बेंडा। 1898 में उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था। ये दोनों बात क्लियर है? यस मिस। अब ये भी याद रखिएगा कि जो 20 सेंचुरी की मतलब इन द मिड ऑफ 20 सेंचुरी, ये पता चल गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है इन एनर्जी प्रोडक्शन। अब जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं, एनर्जी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया करती है, लेकिन किस फॉर्म में, एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं? एक्सीलेंट हो रही है, एटीपी में। नाउ लेट्स गो टू द लोकेशन पार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया होती कहाँ है, ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इसकी लोकेशन, इसकी अकरेंस क्या है? वेल्डन उमैमा, वेल्डन ईमान। हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इट इज फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, बट नॉट इन बैक्टीरिया। कोई मुझे बताएगा बैक्टीरिया में क्यों नहीं होती?
मैं बता देती हूँ। द आंसर इज वेरी सिंपल। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, और हमने अभी भी ऊपर कहा था कि प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, वेल डन उमैमा। तो mitochondria is present in plant and animal cells but not in bacteria because it is a prokaryote. अच्छा, नंबर पर सेल्स वेरीज डिपेंडिंग ऑन एनर्जी रिक्वायरमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया किन सेल कुछ मतलब कुछ जगह पर ज्यादा होती है, कुछ जगह पर कम होती है। तो ये डिपेंड करता है कि वो जिस सेल में है वहां पर एनर्जी की जरूरत कितनी है। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, हमारे जो मसल सेल्स होते हैं और हमारे जो दिल के सेल्स होते हैं उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। अब क्योंकि उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए इसीलिए उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। जबकि जो फैट सेल्स हैं उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया कम होती है। तो डिपेंड करता है कि जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होती हैं, जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होती है। क्लियर? Yes, miss. अच्छा, वाई बरीरा हैवंट जॉइंड स्टिल? ईमान, उनको एक टेक्स्ट कर दें आप, ठीक है? Okay, miss. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेन थिंग विच इज स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद फिर हम डायग्राम को डिस्कस करते हैं, ठीक है? मैंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, मींस डबल मेम्ब्रेन। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अक्सर क्वेश्चंस में आ जाता है कि आपको 3-4 ऑर्गेनल्स दे देते हैं और बोलते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा है जो डबल मेम्ब्रेन है, या बोल देते हैं इनमें से कौन सा है जो डबल मेम्ब्रेन नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। एक होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इसकी इनर मेम्ब्रेन। बेटा, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है और परमिएबल होती है। आपको याद होगा कि एक होता है परमिएबल, एक होता है सेमी परमिएबल। परमिएबल जो हर चीज को अलाउ करे, और सेमी परमिएबल जो Allow ना करे। कुछ चीजों Allow को ना अलाउ करे। करे, कुछ चीजों को अलाउ करे और कुछ चीजों को अलाउ ना करे। सेमी का मतलब हाफ है, याद है? Yes, miss. हम्म। तो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है। अब ये स्मूथ का वर्ड मैंने क्यों यूज किया है मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी। परमिएबल होती है, और ये कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को और आयंस को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने देती है। इसके अलावा इस आउटर मेम्ब्रेन के पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें पोरिन्स कहते हैं। और ये पोरिन प्रोटीन जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया से कौन सी चीज बाहर जानी है, कौन से अंदर आनी है, तो वो जो है ना वो ये कंट्रोल करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं जिनका नाम होता है पोरिन्स। क्लियर है? Yes. फिर Yes. आ जाते हैं इनर मेम्ब्रेन पर, ठीक है? इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, और उस फोल्डेड मेम्ब्रेन को हम कहते हैं क्रिस्टाई। अब जरा डायग्राम पे आए। हेयर, अब देखो ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है? अगर आप नोट करो तो आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ है, उस पर कुछ कुछ भी फोल्डिंग वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन हमारे पास जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें इस तरह के कुछ फोल्ड्स नजर आ रहे होंगे आपको। बेटा, इन फोल्ड्स को कहते हैं क्रिस्टाई। क्या कहते हैं? Crystal. क्रिस्टाई। सो इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू क्रिस्टाई। और ये भी अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन पर, इनर मेम्ब्रेन पर क्रिस्टाई क्यों होते हैं, मतलब वो फोल्डेड क्यों होती है, तो याद रखिएगा आप बोलेंगे सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? Surface area. सरफेस एरिया। Increase surface एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। देखो, ये आपके पास एक बीकर है और ये दूसरा बीकर है। मुझे बताओ इन दोनों में से किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ए का या बी का? B का। एग्जैक्टली बी का। ठीक है, तो इसे कहते हैं सरफेस एरिया। अब जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर फोल्डिंग्स होती हैं विच आर नोन एज क्रिस्टाई, वो इसका सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, मैं भी आपसे एंड में दोबारा पूछूंगी। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल थी, लेकिन इनर मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमिएबल, सेमी परमिएबल, हाफ परमिएबल। इट मींस इट विल अलाउ सम सब्सटेंसेस टू कम इनसाइड, वाइल जो नुकसानदा हो या जो अंदर आने नहीं देना चाहती हो, कि जो टॉक्सिक हो हमारे बॉडी के लिए, सेल के लिए, उनको ये अलाउ नहीं करती। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है आउटर मेम्ब्रेन के बारे में और इनर मेम्ब्रेन के बारे में? Yes. एक बार इसको रिवाइज भी करेंगे बरीरा के लिए, ठीक है? एंड में करेंगे। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। स्ट्रक्चर में अभी तक हमने डिस्कस किया है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। द थर्ड पार्ट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप नोट करो डायग्राम में, तो ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है और ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है। बेटा, इन दोनों के दरमियान यहाँ पर जो स्पेस होता है ना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान, उस स्पेस को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, इसका कुछ खास काम नहीं है फिलहाल। अब चलते हैं हम यस ईमान, उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया है।
बरीरा आवाज आ रही है? यस बरीरा, कैन यू हियर मी? मिस बरीरा का नेट इशू है। ओके, सो नाउ वो लेट्स मूव बोल टू रही द ज्वाइन फोर्थ पार्ट व्हिच इज वॉइस नहीं। मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करें। यस। सी, जो हमारे पास इनर फ्लूइड फिल स्पेस है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर वाले जहाँ पे फोल्डिंग्स वगैरह है, वहां पर जो स्पेस है, वहां पर एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, एक जेल पार्ट होता है। उस जेल को, उस लिक्विड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैट्रिक्स में होता क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैट्रिक्स में होते हैं कुछ एंजाइम्स और डीएनए। कौन सा डीएनए? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और राइबोसोम्स। अब मैं यहाँ पर ना आपको एक रेयर बात बताती हूँ। वो रेयर बात ये है कि कहते हैं कि जो सेल है उसमें डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन सेल के अंदर इतने सारे दूसरे ऑर्गेनल्स हैं, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी, हम सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन किसी के पास खुद का डीएनए नहीं होता, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए होता है। मतलब इसके पास अपना अलग से डीएनए होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया मतलब डैमेज भी हो जाती है ना, तो इसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपने आप को दोबारा से रिपेयर करे, दोबारा से रेप्लिकेट करे। इट मीन्स कि ये बात इसको दूसरों से अलग बनाती है कि इसके पास खुद का डीएनए जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और इसके पास खुद के राइबोसोम्स हैं। इंशाल्लाह राइबोसोम्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले डिटेल में। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। कोई सवाल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग? कुछ भी? नो मिस। नो मिस। एनीवन? नहीं, ठीक है। यूनिक फीचर्स, जैसे कि मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि इसके पास यूनिक फीचर ये है कि इट कंटेन इट्स ओन डीएनए, सर्कुलर सिमिलर टू बैक्टीरियल डीएनए। देखो हमारा डीएनए ऐसा होता है, ये हमारा डीएनए, ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा। जबकि ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है ना, वो इस तरह से रिंग टाइप होता है, सर्कुलर डीएनए होता है इस तरह से। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह सर्कुलर डीएनए होता है। दूसरी बात, इसके पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं। थोड़ा सा बता देती हूँ, राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना, ठीक है। तो ये प्रोटीन बनाने के लिए होते हैं सेल के अंदर, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो भी बैक्टीरिया के राइबोसोम्स की तरह होते हैं। डीएनए भी बैक्टीरिया की तरह होगा, और राइबोसोम्स भी बैक्टीरिया के राइबोसोम्स की तरह होते हैं। और थर्ड पार्ट के, इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब कि इंडिपेंडेंटली सेल के बिना भी ये डिवाइड हो सकती है। तीनों पॉइंट्स क्लियर है? यूनिक फीचर्स। यस। यस। ओके, यस। फंक्शंस की बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले एक सवाल है आप लोगों से, ठीक है। द क्वेश्चन इज, द स्पेस बिटवीन, आंसर इन द chat, okay, the space between outer membrane and inner membrane of the mitochondria is called dash. Well done वंदना। उमेमा मिस्टेक कर दिया आपने, ईमान मिस्टेक कर दिया आपने। सी, अगर मैं आपसे कहूं कि स्पेस का नाम बताओ मुझे जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरम्यान है, वेल डन हुआ, तो आप कहोगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड का नाम बताओ, तो आप बोलोगे मैट्रिक्स। तो इन दोनों बातों को क्लियर रखिएगा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पेस देन इट्स कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्लूइड इन द स्पेस देन यू विल से मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स दी फंक्शंस। मेन फंक्शंस क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के? बेटा पहली बात कि ये एनर्जी प्रोडक्शन करती है, इसीलिए तो इसे पावर हाउस कहा जाता है। इट प्रोड्यूसेस द एनर्जी, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन में होता क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले ग्लूकोज को ब्रेक करती है इनटू एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये इक्वेशन भी लिखी हुई है, जरा आप नीचे देख लें। ये हमारे पास C6H12O6 इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और इसके साथ ही कंबाइन करती है ऑक्सीजन को। जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज, और तीन चीजें बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और ये जो अभी हमने पढ़ी है इसकी इक्वेशन है, अगेन आई एम रिवाइजिंग। C6H12O6 इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, उसके साथ ऑक्सीजन को कंबाइन करती है माइटोकॉन्ड्रिया और उसको ब्रेक डाउन कर देती है। जैसे ही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की वजह से, तो वो तीन चीजें बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है क्लास? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी?
एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वेल डन ईमान। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो मुझे बताया पहला वाला फंक्शन क्लियर है आप लोगों को, एनर्जी प्रोडक्शन वाला? यस। ठीक है, एंड में पूछूंगी मैं। द सेकंड फंक्शन इज एपोप्टोसिस। ये क्या होता है? तो ये बेसिकली मैट्रिक का डिटेल टॉपिक है, मैंने सोचा कि थोड़ा सा बता देती हूँ। अच्छी बात है, अगर आपको किसी ऑर्गेनल के बारे में नॉलेज मिल रही हो ना प्रॉपर, तो ले लिया करें, क्योंकि एग्जाम में यही पॉइंट्स होते हैं जो आपको लिखने में काम आते हैं। आपको उस चीज की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सो द सेकंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज एपोप्टोसिस। अब एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। देखो, एक तो ऐसे होता है कि सेल खुद ब खुद, मतलब किसी चीज की वजह से सेल की डेथ हो जाए। जैसे आपको अगर चोट लगती है या कोई जख्म होता है, तो वहां के जो सेल होते हैं वो डेड हो जाते हैं। और एक होता है कि सेल अपने आप को खुद मारे, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब कि सेल ने अपनी डेथ को पहले से ही प्रोग्राम्ड किया हुआ था। तो बेटा इस प्रोसेस को, जिसमें सेल अपने डेथ को प्रोग्राम्ड करता है, उसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस। तो माइटोकॉन्ड्रिया करती क्या है? ये ऐसे प्रोटीन्स को रिलीज करती है जो प्रोटीन सेल की डेथ को कंट्रोल करते हैं। अब आप बोलोगे कि सेल अपने आप को मारते क्यों है, सेल सुसाइड क्यों करते हैं? तो बेटा सेल सुसाइड इसीलिए करते हैं कि अगर किसी सेल में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, उसमें कोई म्यूटेशन हो जाए, कुछ इस तरह का जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदा हो, कोई ऐसा सेल जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदा हो, तो उस सेल को खुद मरना पड़ता है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एपोप्टोसिस। माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें रोल क्या है? कि वो ऐसे प्रोटीन्स को भेजती है जो सेल की डेथ करवाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रिया ही हैंडल करती है। क्लियर है? यस। द लास्ट फंक्शन यस। इज स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आइंस। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। जब हम मूवमेंट करते हैं ना, हम चलते हैं, हम बोलते हैं, हम अपने हैंड मूवमेंट शो करते हैं, कुछ भी, एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, तो उसमें हमें कैल्शियम आइंस की जरूरत होती है। कैल्शियम आयन का सिंपल ऐसे लिखते हैं हम, ये कैल्शियम, Ca इज द सिंबल ऑफ कैल्शियम। और इसके ऊपर अगर आप डबल प्लस का साइन शो कर दो, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी शो कर दो, तो इसे हम कहते हैं कैल्शियम आयन। अब जो कैल्शियम आयन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इन द मूवमेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? रेगुलेट करती है या स्टोर करती है कैल्शियम को सेल के अंदर। तो कैल्शियम आयन को स्टोरेज का काम भी माइटोकॉन्ड्रिया करती है, मींस स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। तो ये तीन मेन फंक्शन थे हमारे पास: एनर्जी प्रोडक्शन, एपोप्टोसिस मींस प्रोग्राम्ड सेल डेथ, और स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। आगे चले? यस मिस। लेकिन आगे चलने से पहले दोबारा एक सवाल। मुझे ये बताओ कि जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सी गैस रिक्वायर होती है? ऑक्सीजन। एक्सीलेंट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अब चलते हैं इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखो बेटा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी तो मल्टी सेलुलर लाइफ वुड नॉट एग्जिस्ट। हमारी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। रीजन? क्योंकि आपको पता है कि एटीपी एनर्जी है जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करती है, और इसी एटीपी की वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है, ग्रोथ होती है, ब्रेन हमारा फंक्शन करता है। और अगर ये हमारे मूवमेंट नहीं हो, ग्रोथ नहीं हो, ब्रेन फंक्शन ना करे, तो हम जिंदा रह सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। दैट इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया के बिना मल्टी सेलुलर लाइफ वुड नॉट एग्जिस्ट। सेकेंडली, हमारे पास जो एथलीट्स होते हैं, यानी कि जो स्पोर्ट्स में होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनकी मसल्स परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करती है कंप्लीटली ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, जब हम रनिंग कर रहे होते हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारी बॉडी के सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है, और वही एनर्जी प्रोवाइड करती है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो हम वो कोई भी परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाएंगे। थर्डली, कहते हैं कि अगर आपको तीन चीजों के बारे में अब जानना है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता होना चाहिए। अब वो तीन चीजें क्या है? एजिंग, जो उम्र बढ़ती है उसका कनेक्शन भी है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसके साथ भी कनेक्शन है। कैंसर का भी माइटोकॉन्ड्रिया के साथ कनेक्शन है। और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस का मतलब होता है दिमाग की बीमारियां। याद है हमने एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ा था जिसमें बच्चों के दिमाग छोटे रह जाते थे? याद है? माइक्रोसेफली, थर्ड यस चैप्टर मिस। में। तो यस जो भी मिस। दिमाग से रिलेटेड बीमारियां होती है ना, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। तो इफ यू वांट टू नो अबाउट एजिंग, इफ यू वांट टू नो अबाउट कैंसर, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस, देन हमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कंप्लीटली पता होना चाहिए। अब ये तो वो लेक्चर हो गया जो मैंने सारे पॉइंट्स जमा किए थे आपको बताने के लिए। अब एक दफा इसको बुक से डिस्कस करते हैं, और फिर आप देखेंगे कि मैंने आपको कितने एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए, और हमारी बुक से भी हम सारे पॉइंट्स को कवर कर लेंगे। उससे पहले एक और क्वेश्चन है, आंसर करेंगे आप लोग? यस। यस मिस। थोड़ा मुश्किल सवाल है, आई होप आप लोग कर सको आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। उन प्रोटीन्स का नाम क्या है?
ये बताओ इन द चैट बॉक्स, ओके। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सम प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। उन प्रोटीन्स के नाम क्या है? वेल्डन विंदना, वेल्डन उमेमा, वेल्डन इमान, वेल्डन हुरिया, पोरिन्स। एक्सीलेंट, मुझे लगा आप लोग अभी भूल गए होंगे। अब चलते हैं हम बुक की लाइंस पर कि बुक में क्या लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सी, हमारी बुक कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सिंगुलर, मतलब अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया तो हम उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, अभी भी हमने पढ़ा। सिर्फ यूकैरियोट्स में होती है, हमने डिस्कस किया कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। इसके अलावा ये एरोबिक रेस्पिरेशन करवाती है, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन आप कह लो। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हमने डिस्कस किया था इसको 8 क्लास साइंस में। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ऐसा ही है। यस यस और अगर ऑक्सीजन यस। ना हो तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। इसके अलावा दिस इज द मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दैट इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं कि सेल का क्या है? पावर हाउस। पावर हाउस। पावर। अच्छा, यहाँ पे लिखा है जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की वो स्मूथ होती है, हमने डिस्कस किया। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कुछ फोल्डिंग्स होती हैं, उन फोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल। क्रिस्टल, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक लिक्विड भी होता है, उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। और ये जो हमारे पास फोल्डिंग्स होती हैं, ये बेसिकली सेल का सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। इनर मेम्ब्रेन जो है वो सेल का सरफेस एरिया, सॉरी, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फोल्डिंग्स हैं वो इनर मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं ताकि रिएक्शंस हो सकें, ठीक है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ यूनिक फैक्टर्स हैं, जो जैसा कि फॉर एग्जांपल इसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं। और मैंने आपको बताया, एक्स्ट्रा पॉइंट ये था कि जो ये डीएनए होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है और बैक्टीरिया की तरह होता है। जैसे बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसकी तरह होता है, और राइबोसोम्स भी जैसे बैक्टीरिया के होते हैं वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अच्छा, मैंने आपको लेक्चर के बीच में बताया था कि राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन। शाबाश। अच्छा, यहाँ पे लिखा भी है राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम्स। ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं सेल्फ असेसमेंट। चलो बताओ, पहला सवाल है आपके पास, चैट बॉक्स में बताएंगे। इतनी जल्दी ईमान? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफन कॉल दी, ईमान कह रही है बी, विंदना इज सेइंग बी, पूरा इज सेइंग बी, उमैमा इज सेइंग बी। द करेक्ट आंसर इज आल्सो बी। एक्सीलेंट, पावर हाउस ऑफ सेल। सेकंड क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन, ईमान इज सेइंग सी, विंदना इज सेइंग सी, हुरिया इज सेइंग ए, एंड उमैमा। मिस सबसे पहले हमने आंसर दिया है सी। ओके ओके, मैंने देखा नहीं। तो द करेक्ट आंसर इज सी। हुरिया ए इसलिए नहीं होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल सेल्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। तो हमने पढ़ा था कि सब सेल्स में होती है लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है। बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट, तो उसमें कैसे हो सकती है, राइट? द करेक्ट आंसर वुड बी सी, प्लांट एंड एनिमल सेल्स। द इनर पोर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड, अच्छा आपको लगा एक्सक्लूडिंग लिखा है, नहीं इंक्लूडिंग लिखा था। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 आंसर्स। आप लोग कह रहे हैं विंदना इज सेइंग बी, ईमान इज सेइंग बी, उमैमा इज सेइंग बी, हुरिया is saying B, and the correct answer is also B, क्रिस्टाई। हमें पता है कि इसके इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टाई कहते हैं। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स एंजाइम्स फॉर क्रेब साइकिल? ये मैंने एंजाइम्स वाला पार्ट आपको बताया था। क्रेब साइकिल को चलो छोड़ो, वो आपका टॉपिक नहीं है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की वो कौन सा पार्ट है जिसमें एंजाइम्स होते हैं? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस? लेट मी कंफर्म, मैंने बताया था आप लोगों को। नो नो, इस पॉइंट को छोड़ें, ये हमने डिस्कस नहीं किया लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को किस फॉर्म में प्रोड्यूस करती है? ईमान इज सेइंग सी, विंदना इज सेइंग एटीपी, उमैमा इज सेइंग सी, एंड हुरिया इज सेइंग सी। द करेक्ट आंसर इज आल्सो सी, एटीपी एंड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, ये बताओ, विच मॉलिक्यूल्स एंटर माइटोकॉन्ड्रिया टू बी ब्रोकन डाउन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन? वो कौन सा मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए? ईमान इज सेइंग बी, उमैमा इज सेइंग सी, पूरे सिंह भी, विंदना सिंह भी। तो बेटा करेक्ट आंसर इज बी, ग्लूकोज।
हाँ, इसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन जो टूटता है बेसिकली एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वो मॉलिक्यूल हमारे पास ग्लूकोज कहलाता है। द लास्ट क्वेश्चन, द स्पेस बिटवीन द इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, हुरै सिंह बी, विनय सिंह बी, उमैमा सिंह बी, मानी सिंह बी, शाबाश, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो बच्चों, आज की आखिरी चीज, इस डायग्राम में मैं आपके पास किसी भी पार्ट को हाईलाइट करूंगी और किसी भी बच्चे से पूछूंगी और वो कोई भी बच्चा मुझे बताएगा कि ये कौन सा पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ईमान। ईमान, ये आपका क्वेश्चन है।